स्वागत है आपका आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे और कहीं न कहीं दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं पहले भी दे चुका हूँ और अभी क्योंकि दीपावली फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो फिर से दोबारा से आप लोगों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस दीपावली पे आप अपने अंदर के सारे अच्छे गुण बाहर निकाल पाएँ, यही मेरी आपसे कामना है और आपका इस दिवाली के बाद जो अगले दिवाली से पहले-पहले आप किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे या किसी अच्छे डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हों, यही मेरी आपके लिए कामना है। आप लोग बहुत हिम्मत से, मेहनत से काम करें और अपना जो स्टडी है, उस स्टडी को बिल्कुल टाइमली कंप्लीट करें। जो टास्क दिया जाए, उसे टाइमली कंप्लीट करें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहें। देखिए, हमने यहाँ तक मॉडल्स तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपसे बोला था कि ये आगे वाला पार्ट जो है, इसको आपको कहीं न कहीं कंप्लीट करना है। तो इस वाले पार्ट में आप देखेंगे, आज हम ये 19th क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन से मॉडल्स आएँगे। ठीक है? फिल मॉडल्स मॉडल्स आपको इसमें फिल करने हैं, कौन-सा मॉडल्स कहाँ पे आएगा, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है माय डियर? तो इन मॉडल्स के लिए जब हम बात जैसे 19th वाले एग्जांपल में हम देखें, तो ये कह रहे हैं, यू नॉट एंटर द क्लास विदाउट द टी यू नॉट एंटर द क्लास विदाउट द टीचर्स परमिशन। मुझे धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे इसमें मॉडल्स तो भरना ही है। लेकिन अगर मैं इस मॉडल्स वाले स्पेस को छोड़ दूँ, तो अभी मैं जो समझ पा रहा हूँ, यू नॉट एंटर द क्लास विदाउट द टीचर्स। तो मेरे हिसाब से जो बात चल रही है, वो बात ये चल रही है कि आपको क्लास में एंटर नहीं करना चाहिए। आपको क्लास में एंटर नहीं करना चाहिए। यू नॉट एंटर द क्लास विदाउट द टीचर परमिशन। तो आपको टीचर की परमिशन के बिना क्लास में एंटर नहीं करना चाहिए। एक फीलिंग तो ये आ रही है कि कोई 2 दोस्त हैं, बात कर रहे हैं, एक दोस्त बिना टीचर की परमिशन के क्लास में, दूसरा दोस्त कह रहा है, "भई तुम्हें क्लास में एंटर नहीं करना चाहिए बिना टीचर की परमिशन के।" एक तो बात हो सकती है कि सलाह दी जा रही है कि भई आपको क्लास में एंटर बिना टीचर की परमिशन नहीं करना चाहिए। एक और कंडीशन हो सकती है माय डियर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि कहीं न कहीं आपके प्रिंसिपल से आपकी बात हो रही है। टीचर ने आप प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि जी ये लड़का बिना टीचर की परमिशन के ही क्लास में घुस जाता है। प्रिंसिपल आपसे कह रहा है कि देखो सलाह नहीं है, अब तुम्हारे लिए ये गाइडेंस है कि तुम एंटर नहीं कर सकते जब तक टीचर परमिशन ना दे। जब तक टीचर परमिशन ना दे, आप क्लास में एंटर नहीं कर सकते। जब तक न दे तब तक आप क्लास में एंटर नहीं कर सकते। ये वाली बात आपको बताई जा रही है कि आप तब तक क्लास में एंटर नहीं करेंगे जब तक आपको परमिशन ना मिले। तो इस कंडीशन बातें निकल के आती हैं। पहली बात, अगर सलाह दे रहे हैं यानी कि इफ यू आर गिविंग एडवाइस, सलाह दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब आप लगाएँगे शुड। शुड नॉट एंटर द क्लास विदाउट द टीचर परमिशन। तो क्लास में बिना टीचर की परमिशन के एंटर परमिशन। तो टीचर की परमिशन के बिना आपको क्लास में एंटर नहीं करना चाहिए। तो शुड आएगा यदि क्योंकि परमिशन के बिना नहीं जाना, परमिशन की बात हो रही है, तो दूसरा वर्ड आएगा कैन। क्योंकि अभी किस लिए यूज़ होता है? मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, पार्क योर कार और यू कैन यूज़ माय न्यूज़पेपर, यू कैन यूज़ माय बाइक। तो जब भी परमिशन लेनी हो तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैन से परमिशन दी जाती है। तो अगर आप कह रहे हैं यू कैन नॉट एंटर द क्लास विदाउट द टीचर परमिशन, तो इट मीन्स कि आप उसको मना कर रहे हैं कि आपको क्लास में बिना टीचर की परमिशन एंटर नहीं होना। तो ये जो माय डियर कैन है, ये कैन भी सही है और ये शुड भी सही। तरीके से यहाँ पे वर्ड आ सकता है, या तो कैन या शुड। कोई तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा। या तो आप शुड सलाह भाई आपको क्लास में एंटर नहीं करना चाहिए
टीचर की हो गई तो शुड यूज़ हो जाएगा। यदि आप कह रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल है कि आपको क्लास में टीचर की परमिशन के बिना एंटर नहीं करना या आप एंटर नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट एंटर द क्लास विदाउट द टीचर्स परमिशन। तो दोनों तरीके से बातें ये कहीं न कहीं सही है। 20 ये क्या कह रहा है 20th क्वेश्चन? 20th क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ 10 नाउ 10 बज चुके हैं। इट इज़ 10 बज चुके हैं। द टीचर बी इन द क्लास। बी इन द क्लास। अब देखिए आप स्कूल का टाइम है या आपका टाइम है। आप कह रहे हो कि यार 10 बज गए हैं, तो अब टीचर अपनी क्लास में होगा। कैसे आपको क्या लगता है जब आप टाइम बता रहे हैं या जैसे शाम को आपके पिताजी 7 बजे घर आ जाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हो, आपको 8 बज गए घूमते हुए, आपको पता है पिताजी 7 बजे घर आ जाते हैं। आपने अपने दोस्त से कहा यार 8 बज गए हैं, पिताजी ज़रूर घर पर आ गए होंगे, 8 बज गए, ज़रूर घर पर आ गए होंगे। या आपने कोई मूवी का टिकट बुक किया, आपकी मूवी का टाइम था 3 बजे, आप 3 बज के 15 मिनट पे अपने दोस्त को कह रहे हो, यार मूवी देखने जाना था, सवा 3 तो यहीं हो गए हैं, पिक्चर ज़रूर शुरू हो गई होगी, मूवी ज़रूर शुरू हो गई होगी। या आपकी ट्रेन थी 10 बजे की और आप लगभग 10 बज के 15 मिनट पे वहाँ पहुँचे, तो अब आप कह रहे हो यार ये तो 10:15 हो गया, तो इसका मतलब ट्रेन तो पक्का चली गई होगी। तो इन सारे एग्जाम्पल को देने का मेरा सिर्फ एक ही कारण था कि जब भी आप समय पे बात कर रहे हैं, जैसे इसी सेंटेंस में इट इज़ 10 नाउ, तो 10 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, तो टीचर क्या होगा? अपनी क्लास में अवश्य होगा। इट इज़ 10 नाउ, द टीचर इन द क्लास चुके हैं, टीचर पक्का। और जब कोई काम अवश्य हो, जब भी कोई काम अवश्य हो, आपको पता है वो काम ज़रूर होगा, तो फिर एक ही वर्ड यूज़ होता है मस्ट। It is 10 now. The teacher must be in the class. It is 10 now. The teacher must टाइम बता रहे हो 10 बजे का स्कूल है और टीचर आ जाता है कहने लगे भाई टीचर क्लास में आ गया होगा आज तो पिटाई होगी नाउ द टीचर मस्ट बी इन द क्लास 21 आसान है वो फेल हो गया होता यदि उसने मेहनत ना की होती तो ही अब जब भी कोई पास्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे हमेशा और कहीं न कहीं हैव लगाइए किसी भी मॉडल्स में, वो पास्ट बन जाता है। फेल्ड इफ ही हैड नॉट स्टडीड एट द लास्ट मोमेंट। वो फेल हो गया होता यदि उसने अंतिम समय पर तैयारी ना की गई होती। वह फेल हो जाता अगर उसने अंतिम समय पे तैयारी ना की होती। तो वुड हैव फेल्ड इफ ही हैड नॉट स्टडीड यदि उसने लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई ना की होती। आसान है। मैंने आपको बताया है जब भी आप कोई विश प्रे ब्लेसिंग और या कोई भी कर्स आप जब भी देते हैं अभिशाप, तो इसमें क्या होता है इसकी कंडीशन और मे हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। तो आप देखिए मे यू एन्जॉय मैरिटल हैप्पीनेस आपका शादीशुदा जीवन कहीं न कहीं बहुत सुखमय हो, तो आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी के लिए इच्छा कर रहे हो कि कहीं न कहीं वो उसके जो मैरिटल हैप्पीनेस है, वो उसको प्राप्त हो। यानी कि वो अपने जीवन में वैवाहिक जीवन में क्या रहे, खुश रहे, तो वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहे सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से पहले सिर्फ एक ही वर्ड आ सकता है दैट इज़ मे। मे यू एन्जॉय मैरिटल हैप्पीनेस मे यू एन्जॉय मैरिटल हैप्पीनेस इट मीन्स कि आप अपने शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिएँ। ये इसका मतलब है। 23 देखिए, यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस।
यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे, 23rd वाला मैं कह रहा हूँ, यदि आप मेहनत करेंगे तो यू विल गेट सक्सेस। आप अपने जीवन में क्या हो जाएँगे? सफल हो जाएँगे। यदि आपने मेहनत करी तो आप क्या पालेंगे? सफलता पालेंगे। तो माय डियर देखिए यहाँ पे वर्ड आना चाहिए इफ। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करेंगे, यू विल गेट सक्सेस, तो आप सफल हो जाएँगे। इफ यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस, यदि आप मेहनत करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए? इफ। लेकिन क्योंकि हम मोडाल्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है इफ के इज इक्वल टू वर्ड होता है शुड। इफ के इज इक्वल टू जो वर्ड होता है वो क्या होता है? शुड। तो इफ लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें मोडाल्स लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, तो कहते हैं इफ को नहीं। इफ भी सही है, इफ गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मोडाल्स पढ़ रहे हैं तो मैं क्योंकि इफ की फीलिंग को ही कौन देगा? शुड देगा। और शुड क्योंकि मोडाल्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम मोडाल्स लगाएंगे। इफ कहीं से भी गलत नहीं है। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जब इफ और शुड बराबर है तो आप चाहे इफ लगाएं या शुड लगाएं, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन जो बेस्ट बात है वो ये है कि आप शुड लगाएं, क्योंकि आप मोडाल्स भर रहे हैं। क्योंकि उसने लिखा है नीचे, अगर आप ध्यान देंगे तो उसने यहाँ नीचे लिखा है फिल मोडाल्स। हमें क्या फिल करना है? मोडाल्स फिल करना है माय डियर। तो जब मोडाल्स फिल करना है तो फिर हम उसको सही मोडाल्स को ही फिल करेंगे, इफ को नहीं, शुड को लगाएंगे। 24। दिल मोहम्मद बताइए क्या आंसर आएगा इसमें? अगर आपको कुछ पता है, नाइला आप भी बताइए क्या आ सकता है इसमें? वी टू सर्व आर मदरलैंड। बताइए नायरा, दिल मोहम्मद अंसारी, क्या आएगा इसमें? अपनी जो मातृभूमि है, मदरलैंड है, पर आपको कहीं ना कहीं मुझे बताइए उसको सर्व आपका क्या है? वो आपकी मजबूरी है, या वो आपके लिए अवश्य है, वो आपके लिए सलाह है, वो आपके लिए कर्तव्य है, वो आपके लिए आपका दायित्व है, या वो आपके लिए कहीं न कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या है? उसी तरीके की सेंस से हमें वर्ड लगेगा। अब आप बताइए अपने देश को या अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए आप उसे क्या समझते हैं? वो आपका क्या है? कोई आइडिया नहीं? क्या वर्ड आना चाहिए? मैंने आपको बताया था, जब भी हम कभी ड्यूटी की या ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ड्यूटी मतलब आपका जो भी कर्तव्य है या जो भी आपका दायित्व है, उसको पूरा करने के लिए एक वर्ड आता है ought to। ought to, जैसे वी ought to फॉलो द रूल्स, मैंने आपको बताया था, वी ought to फॉलो द रूल्स। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो नियमों का पालन करना आपकी मजबूरी नहीं होना चाहिए, आपका कंपल्सन नहीं होना चाहिए। नियमों का फॉलो करना आपका दायित्व होना चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए कि मैं नियमों का पालन करूँगा। इसी तरीके से आपका जो मदरलैंड है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ को उसको सर्व करना, उसकी अच्छाई के लिए कार्य करना, ये भी आपका क्या होता है? कर्तव्य। कर्तव्य होता है। तो आप देखेंगे संविधान भी आपको 10 कर्तव्य देता है, 10 कर्तव्य देता है। मूल कर्तव्य अगर आपने कभी पढ़े हो, तो उस मूल कर्तव्य में आप देखेंगे सारे यही है कि आप अपनी मदरलैंड का भी क्या करें? उसको आगे बढ़ाएँ। तो माय डियर, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन शो करने के लिए एक ही वर्ड आता है ought, OUGHT। टू ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। वी ought टू सर्व आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि की कहीं ना कहीं सेवा करनी चाहिए। तो मातृभूमि की सेवा करने के लिए हम जब भी अपना कोई ऑब्लिगेशन या ड्यूटी दिखाएंगे तो वहां पर वर्ड यूज होता है ought टू। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया जो आंसर है वो यही है कि वी ought टू सर्व आवर मदरलैंड। 25। आपसे मेरा सवाल है दिल मोहम्मद अंसारी, इंस्ट्रक्शन एंड डू अकॉर्डिंगली, हम करना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। अब इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना आपसे ही पूछता हूं मैं, जरूरी
या ज़रूरी नहीं होता है, आप मुझे बताइएगा। जैसे आप एक पेपर देने गए, आप एक एग्ज़ाम देने गए, उस एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। इंस्ट्रक्शन क्या लिखे हैं कि 10 क्वेश्चन हैं, कोई भी 5 करने हैं। 10 क्वेश्चन हैं, कोई भी 5 करने हैं। आपने इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा, आपने 10 के 10 कर दिए। तो आपको कोई फ़ायदा हुआ दिल मोहम्मद अंसारी? आपको कोई फ़ायदा होगा उस बात से? नो। क्यों? क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए थे। आपने जो 10 क्वेश्चन्स करने में एनर्जी लगाई, वो 5 में करके आप अपने आप को सेव कर सकते थे। तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ने ज़रूरी है। चलिए एक और बात, 3 लाइट लगी हुई हैं, रेड, येलो, ग्रीन। वहीं बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन लिख रहा है, रेड का मतलब है रुकना, येलो का मतलब है देखना और ग्रीन का मतलब है जाना। ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब आप रेड पे चल दिए, रेड होते ही आप चल दिए, रुके नहीं। रेड जैसी हुई आपने तुरंत बाइक निकाली और चल दिए, तो क्या होगा आपके साथ बताइए? आप किसी क्रॉसिंग पर हैं, वहाँ पर रेड का निशान बना हुआ है, यानी कि रेड लाइट हो गई और उसके बाद आप रुकना चाहिए था, लिखा था रुक जाइए, लेकिन आप वहाँ से चल दिए रेड लाइट होते ही। तो बताइए आपके साथ आपके साथ 2 चीज़ें होंगी। पहला सकता है, पहला तो आपका क्या कटेगा, चालान कटेगा, ठीक है? ये हो सकता है। दूसरा, कोई गाड़ी भई आपका रेड है तो किसी और का ग्रीन होगा, वो आ रही होगी तो उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। उससे आपका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन यदि आपने इंस्ट्रक्शन का फ़ॉलो किया होता, आप ग्रीन पर चलते तो आप इन दोनों चीज़ों से बच सकते थे। तो इसका मतलब अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आपको भारी नुकसान होगा। यानी कि इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना कहीं न कहीं क्या होता है? ज़रूरी होता है। वो आपके लिए क्या है? आवश्यक है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आप उसका कहीं न कहीं नुकसान उठा लेंगे। तो वी मस्ट फ़ॉलो। तो फ़ॉलो करना चाहिए। सपोज़ कीजिए 2 पटरियाँ हैं, एक ट्रेन इस पे है, एक ट्रेन इस पे आमने-सामने से आ रही है। यदि इसने सामने देखा कि लाइन पे मुझे इधर जाना है या इधर नहीं जाना है, उसने अगर इन्फॉर्म नहीं किया टाइम पे, उसके पास इंस्ट्रक्शन है कि भई आपको इसी लाइन पे चलते जाना है, तभी तो वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को या जो भी उसके साथ पैसेंजर है, उनको सही जगह पहुँचा पाएगा। अगर वो गलत लाइन पे चला गया बिना इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो किए, तो सामने से उसकी टक्कर हो जाएगी। तो इसीलिए हमें वी मस्ट फ़ॉलो इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हमेशा हमें ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए, तभी हम कहीं न कहीं अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेफ। तो माय डियर देखिए मॉडल्स के जितने क्वेश्चंस थे मैंने लास्ट क्लास में सैटरडे भी करा दिए थे और आज भी काफ़ी करा दिए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको पढ़ाया हो और ये आपके एग्ज़ाम में इसमें पेपर में मैंने दिया हो और आपसे ना हो। सारे क्वेश्चन लगभग मैंने आपको कराए हैं, जो मेरे थे, जो आपको समझने चाहिए थे, वो मैंने आपको कराए। आप अब क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रामर की बुक से, कोई भी आपके पास ग्रामर की बुक्स है, उसमें मॉडल्स का चैप्टर होगा, वहाँ जाके जो क्वेश्चन्स हैं उन्हें बनाइए। जो भी क्वेश्चंस आपके पास है उन्हें बनाइए। मॉडल्स वाले चैप्टर में किसी भी चैप्टर में चले जाइए, आप वहाँ पे जाएँगे, पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को चूज़ करेंगे, तो आप बेहतर हो जाएँगे। तो ये मॉडल्स वाला पार्ट था माय डियर। सिनोनिम्स वगैरह है वो देख लीजिए, जो मैंने बनाए हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थी शब्द, समान अर्थ शब्द, समान अर्थ शब्द। मतलब कोई भी अर्थ है जो जिनका सेम चुनना होता है। देखिए सबसे पहला वर्ड है कमिशरेशन। सबसे पहला वर्ड क्या है? कमिशरेशन का मतलब होता है सहानुभूति। कमिशरेशन का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। और सहानुभूति के जो कॉमन वर्ड है इसमें वो है सिंपैथी। क्या है? सिंपैथी। कमिशरेशन का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। और सहानुभूति को शो करने वाला जो वर्ड है यहाँ पर वो है सिंपैथी। सी, सिंपैथी। 27th की बात करें, 27th का मतलब होता है स्लिप शॉट।
स्लिप शॉर्ट का बेसिक मतलब क्या होता है? चप्पल पहने हुए, चप्पल पहने हुए। इसका जो बेसिक मतलब होता है चप्पल पहने हुए, ठीक है, चप्पल पहने हुए। स्लिप शॉर्ट, स्लीपर भी एक शब्द है, आपने सुना होगा, जो आप पैर में पहनते हैं स्लीपर, और उसी से वर्ड बना है स्लिप शॉर्ट। स्लिप शॉर्ट यानी कि चप्पल पहने हुए हैं, और चप्पल पहने हुए का जो सेंस ये निकालते हैं, वो ये निकालते हैं, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो चप्पल में तो जाएंगे नहीं, स्कूल जा रहे हैं चप्पल में भी नहीं जा रहे, उसके यहाँ जा रहे हैं जनरली चप्पल में नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब चप्पल आप जब पहनते हैं जब आप ज़्यादातर घर में या घर के आसपास के इलाके में होते हैं, क्योंकि उस समय आप किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो आप थोड़े से केयरलेस रहते हैं। कैसे रहते हैं? केयरलेस, लापरवाह, लापरवाह, लापरवाह। तो लापरवाह होने की वजह से माय डियर आप स्लिप शॉर्ट कहलाते हैं। तो स्लिप शॉर्ट का मतलब ही क्या होता है? केयरलेस। स्लिप शॉर्ट का मतलब ही क्या हो जाता है माय डियर? केयरलेस। स्लिप शॉर्ट का चप्पल पहने हुए, और चप्पल पहने हुए की जो सेंस आती है वो आती है जो पूरी तरीके से केयरलेस हो, तो उसे बोलते हैं केयरलेस। मैस्क्यूरेट, बहुत ही अच्छा शब्द है मैस्क्यूरेट। मैस्क्यूरेट का मतलब होता है स्वांग रचना, स्वांग रचना, स्वांग रचना। और स्वांग रचने से मेरा मतलब है कि ढोंग करना, किसी चीज का दिखावा करना, ढोंग रखना, किसी चीज का दिखावा करना, और उस दिखावा करके कहीं ना कहीं अपना काम बना लेना, ये होता है मतलब मैस्क्यूरेट का, कि ढोंग रचकर अपना काम बना लेना। तो इसको ढोंग रचने को एक वर्ड आता है टू गो इन डिस्गाइज, टू गो इन डिस्गाइज, ये इसका शब्द होता है, टू गो इन डिस्गाइज। ये जो सारे वर्ड है जो आपने कभी सुने नहीं है, और मैं यहाँ आपको ये वो सिनोनिम्स में पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्स में ऐसे ही शब्द आते हैं जो आपने पहले कभी देखे नहीं, सुने नहीं, क्योंकि आप उस तरीके की लैंग्वेज कभी पढ़ते नहीं। तो जब आप उस तरीके की लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो माय डियर, तो आपको उस तरीके के शब्द भी नहीं मिलते हैं। ना आप कभी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंग्लिश की मैगजीन, ना कभी इंग्लिश में कोई कंटेंट आपने पढ़ा। तो आपके एग्जाम में अगर इंग्लिश आ रही है तो इतना आएगा जितने वर्ड लिखे हुए हैं, क्योंकि अलग लेवल के क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी जगह अच्छी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड कॉमन लगेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहीं से कुछ किए हैं, क्योंकि आप डेली इन्हें देखते हो, पढ़ते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में आ जाएंगी यदि आप उस तरीके के लाइफ में जीते हो। तो मैस्कुरेट का मतलब ढोंग रचना, और ढोंग रचने के लिए वर्ड आता है टू गो इन डिसगाइज। प्रीपोस्चरस 29 बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्रीपोस्चरस। इसका मतलब होता है बेतुका, बेतुका, बेढंगा। और बेढंगा और बेतुके के लिए वर्ड आता है एब्सर्ड, नालायक, नालायक, भद्दा। ये सब वर्ड किसके लिए आते हैं? के लिए। प्रीपोस्चरस का मतलब क्या होता है? बेतुका, बेढंगा, बेतुका या बेढंगा प्रीपोस्चरस वर्ड होता है, बेतुका या बेढंगा। और इसके लिए जो कॉमन वर्ड है, इसका जो सिनोनिम्स आएगा माय डियर, दैट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? भद्दा, बिल्कुल बेतुका। एब्सर्ड सिचुएशन में भी फंस जाते हैं आप कई बार, एब्सर्ड सिचुएशन में भी आप फंस गए, तो एब्सर्ड सिचुएशन भी होती है आपके साथ। कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, ऑटो खराब हो गया, अब आप खड़े हैं, आपका एग्जाम है, तो एक बेतुकी सिचुएशन में आप फंस गए और कोई ऑटो मिल नहीं रहा, तो दैट इज एब्सर्ड सिचुएशन। इस तरीके की सिचुएशंस में भी आप फंस जाते हैं, एब्सर्ड तरीके की सिचुएशन में। तो प्रीपोस्चरस सिचुएशन भी हो सकती है, और प्रीपोस्चरस का ही मतलब क्या होता है? एब्सर्ड। 30th पे बात करें, स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब क्या होता है माय डियर? स्लॉथ का मतलब होता है आलसी, स्लॉथ का मतलब होता है आलसी। और आलसी के लिए जो सबसे कॉमन वर्ड है दैट इज लेजीनेस। आलसी के लिए क्या वर्ड आएगा? लेजीनेस, स्लॉथ, आलसी, लेजीनेस। सिनोनिम्स आपके पेपर्स में, आप अगर इंग्लिश की रीडिंग नहीं करते हैं या इंग्लिश में कंटेंट नहीं कंज्यूम करते हैं, लाइक वीडियो, लाइक न्यूज़पेपर, इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, इंग्लिश में टाइप कर देना, हिंदी की बात को कहना इंग्लिश में, इंग्लिश की बात को इंग्लिश में ही। हाँ, स्लोथ एक एनिमल भी है, और वो बियर की तरह होता है, इसीलिए वो आलसी होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। आई लाइक इट दिस मोहम्मद अंसारी, वेरी गुड।
तो वो स्लोथ बोलते हैं। गुड। कुछ मैंने आपको पता नहीं, आपने गूगल से इनको सर्च भी किया था या नहीं किया था? है किसी को मालूम कोई सी भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? नायला, दिल मोहम्मद, निशत, किसी भी तरीके से कोई भी वन वर्ड्स आपको पता हो तो बताइए, कोई सा भी। बताओ तो कौन सा है वन वर्ड, आपको कौन सा वन वर्ड? निशत फातिमा खान, लिंग्विस्टिक। मैनी लैंग्वेजेस। देखिए लिंग्विस्टिक, मैं आपको बता देता हूँ। लिंग्विस्टिक वो होता है जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है। लिंग्विस्टिक होता है जो एक से ज्यादा भाषाएं जानता है। जैसे आप हिंदी भी जानते हैं, आप इंग्लिश भी जानते हैं, आप उर्दू भी जानते हैं, आप अरबी भी जानते हैं, आप संस्कृत भी जानते हैं, आप तमिल भी जानते हैं। ठीक है, पता तो है ही। वो होता है लिंग्विस्टिक, जो एक से ज्यादा भाषाओं को जानता है, दैट इज लिंग्विस्टिक। ठीक। अब जो इसमें वर्ड पूछा गया, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जानता नहीं, जो बोलता है, जो बोलता है, जो मैनी लैंग्वेजेस बोलता है। इसमें बात बोलने की गई है, ना कि जानने की गई है। अगर वो लैंग्वेजेस, तब आप लगा देते लिंग्विस्टिक। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस को बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं पॉलीग्लोट। क्या बोलते हैं माय डियर? पॉलीग्लोट। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट। तो अगर वो बोले वन हु, तो आप बोलेंगे लिंग्विस्टिक। यदि वो कह रहा है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, दैट इज पॉलीग्लोट, नो की लिंग्विस्टिक। इसमें ये बाइफर्गेशन है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, वन हु हेट्स वार, यानी कि युद्ध से नफरत करे, उसे क्या कहेंगे बताइए? निशत, दिल, नायला। वन हु हेट्स वॉर, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे बताइए? वन हु हेट्स वॉर, नायला कह रही है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट नहीं होता, ऑप्टिमिस्ट नहीं। ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो होता है आशावादी। आशावादी बोलते हैं आशावादी को। आशावादी व्यक्ति होता है जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम देखता है। आशावादी व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जो हर चीज में पॉजिटिव आउटकम देखे, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। नायरा, ऑप्टिमिस्ट आपका वर्ड गलत है। वन हु, जो वार को हेट करता है, तो उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। इसीलिए आपको कंफ्यूजन रहा होगा, ऑप्टिमिस्ट और पैसिफिस्ट एक जैसी साउंड करते हैं। ऑप्टिमिस्ट और पैसिफिस्ट एक जैसी साउंड करते हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन रहा होगा कि वो क्या है। बिल्कुल। तो पैसिफिस्ट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वन हु हेट्स वॉर। एक्चुअली पैसिफिस्ट का मतलब होता है वन हु लव पीस। पैसिफिस्ट का मतलब होता है वन हु लव पीस, जिसको कहीं ना कहीं क्या हो, शांति पसंद हो, उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। जिसको शांति पसंद हो उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। शांति पसंद का मतलब है कि उसको युद्ध से नफरत है। ठीक है।
शांति पसंद है, वन हु लव पीस वो पैसिफिस्ट होता है, वन हु हेट्स वार वो भी पैसिफिस्ट होता है। दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक को नफरत है युद्ध से, एक को प्यार है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो पैसिफिस्ट वर्ड आता है। एक और वर्ड होता है, देखिए इसी से मिलता हुआ, पैसिमिस्ट। वो होता है पैसिमिस्ट। वो क्या होता है, पैसिमिस्ट। जैसे ये तो क्या है, पैसिफिस्ट है, इसका मतलब है जो शांति पसंद करता है। पैसिमिस्ट ये उल्टा होता है आशावादी का, इसका मतलब होता है निराशावादी। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी। अब आप इन दोनों बातों को समझिए कि देखिए पैसिफिस्ट और पैसिमिस्ट एक जैसी साउंड कर रहे हैं, लेकिन पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु हेट्स वार, और पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी, जो हर चीज में नेगेटिव चीज देखे। और पैसिमिस्ट का उल्टा क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट। मिस्ट और मिस्ट इन दोनों में कॉमन शब्द है मिस्ट। तो मिस्ट वाला का मतलब है आशावादी निराशावादी, ऑप्टी का मतलब आशावादी, पैसी का मतलब निराशावादी। होपफुली आपको क्लियर होगा। अ लवर ऑफ गुड फूड, जिसे अच्छा खाना पसंद हो, जिसे अच्छा खाना पसंद हो। अ लवर ऑफ गुड फूड, अ लवर ऑफ गुड फूड जिसे अच्छा खाना पसंद हो। ठीक है जी। देखिए एक तो वर्ड होता है गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है पेटू। ठीक है। और अ लवर ऑफ गुड फूड